सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि मैंने लिखा है 2x प्लस 3, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। याद रखना, जो वैल्यू जिसका वैल्यू हमको पता नहीं होता, जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, ये सब को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल के आगे में जो नंबर होता है, ये आप लोग अपने कॉपी में लिख सकोगे। वेरिएबल के आगे में जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी 2 जो है कोफिशिएंट है x का। और आप देख सकते हो ये जो 3 जो है ये सिर्फ नंबर है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, x, y, z, p, q, r, s, t कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। समझ आया? इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। यानी ऐसा चीज जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, जैसे x का क्या वैल्यू होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल या फिर अननोन क्वांटिटी। उसके आगे में जो भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। और साथ में जो भी नंबर है उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। समझ आया? अब मान लो आपके पास है x माइनस 3, x माइनस 3। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखकर समझने का कोशिश करो कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? x है। अब आप लोग सोच सकते हो कि कोफिशिएंट क्या है x का। x का कोफिशिएंट क्या है? तो आप देख सकते हो x के आगे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है, ठीक है। x के आगे में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यानी हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। जैसे कि इस केस में तो 2 था तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कांस्टेंट टर्म कौन सा है? सो कांस्टेंट टर्म जो है -3, 3 नहीं -3। याद रखना है, अगर प्लस होता है तो हम लोग डायरेक्टली नंबर बोलते हैं, अगर उसके आगे में माइनस होता है तो हम लोग माइनस भी बोलते हैं, यानी -3 बोलेंगे। और एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कि -2x प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है। तो इस बार मैं बोल रहा हूं कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, इस केस में वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है? x है। और इसका कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? -2। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। ओके। सो ये याद रखना है कि जो भी वेरिएबल है उसके आगे जो भी नंबर होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। और उसके सामने अगर माइनस प्लस कुछ भी है, अगर प्लस है तो कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली नंबर बोलेंगे। अगर माइनस हुआ तो हम लोग माइनस जो नंबर है वो बोलेंगे। ये जो होता है, ये जो नंबर अभी तक हमने लिखा, ये पूरा नंबर, इसको पूरा को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये सिंगल सिंगल चीज को हम लोग बोलते हैं टर्म्स, यानी ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, यहाँ पे भी ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी एक्सप्रेशन के आगे में इक्वल टू 0 या कोई भी नंबर लिख दो, यानी इक्वल टू कुछ भी लिख दो, ठीक है। जैसे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मैंने बोल दिया। आप यहाँ पे 1 भी बोल सकता है, 2 भी बोल सकता है, माइनस भी बोल सकता है, आपका मर्जी। तो यहाँ पे जो भी चीज आप यहाँ पे लिखते हो इक्वल के बाद, ये पूरा को अब हम बोलेंगे इक्वेशन। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इक्वेशन है। समझ आया?
ये नंबर के आगे में, ये पूरा के आगे में, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन के आगे में इक्वल है क्या? एक्सप्रेशन के बाद में इक्वल है क्या? अगर इक्वल नहीं है तो वो एक्सप्रेशन कहा जाएगा। इसके आगे में भी इक्वल नहीं है, यानी ये भी एक्सप्रेशन होगा। पीछे नहीं बोल रहा हूं, आगे का बात बोल रहा हूं। यहाँ पे तो आप पीछे में इक्वल लगाओगे तो चलेगा, मैं आगे का बात बोल रहा हूं, आगे में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आगे में इक्वल नहीं है, यानी ये एक्सप्रेशन है। इसके आगे में भी इक्वल नहीं है, यानी ये भी एक्सप्रेशन है। लेकिन इसके आगे में इक्वल टू समथिंग है। इक्वल टू अगर साइन आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन है। समझ आया? अब मान लो कि मेरे को इसको इक्वेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इक्वल्स टू 0 कर दिया, या इक्वल्स टू 1 कर दिया, या इक्वल्स टू मैंने 10 कर दिया। समझ आया? यानी इक्वल के आगे में आप कुछ भी लगा दो, वो इक्वेशन हो गया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान से समझ लेना। मान लो आपके पास है x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। अच्छा से समझने का कोशिश करना। इसको हम लोग बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। यानी इक्वल से पहले जो भी चीज होता है उसको हम बोलते हैं LHS, और इक्वल के बाद जो भी चीज होता है उसको हम बोलते हैं RHS। सो इक्वल के बाद याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी सिंपल सा चीज है, एक तरफ में आपके पास सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को एक जगह में रखेंगे और बाकी नंबर को उस साइड भेजेंगे, यानी ये नंबर जो है वहां जाएगा। तो जब कभी भी कोई भी नंबर एक साइड से दूसरा साइड में जाता है, यानी LHS से RHS में आता है, या फिर RHS से LHS में आता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी ये 3 जो है ये नंबर है, लाइक टर्म्स एक साथ लिखा जाता है, ये 3 यहाँ आ जाएगा। यानी नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पे मैं इक्वल नहीं इंप्लाइज दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है क्वेश्चन में। तो हम लोग अब इक्वल नहीं देंगे, इंप्लाइज देंगे। समझ आया? तो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 लिखेंगे, और ये 3 वहां जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस 3 का एक्चुअली में साइन था प्लस, तो ये 3 जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा -3। कोई डाउट? अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे जब कभी भी कोई भी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना चाहिए, यानी x को एक साथ लिखना चाहिए, y या जो भी है एक साथ होना चाहिए, और जो भी नंबर है उसको दूसरे साइड भेज देना चाहिए। तो ये x को मैंने यहीं पे रख दिया, ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे इम्प्लाइज लगाया। अगर मान लो कि क्वेश्चन में इक्वल नहीं है तो अगर आप इम्प्लाइज लगाते हो तो वो गलत होता है, मैथ्स में वो गलत है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे और इक्वल नहीं है, इसमें देखो और इक्वल नहीं है, आगे में इक्वल नहीं है। तो अगर आप इसको इम्प्लाइज दोगे, इसको इम्प्लाइज कर दोगे तो ये गलत है, ये इम्प्लाइज नहीं होना चाहिए। समझ आया? ये इम्प्लाइज नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, तो ये गलत है, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो याद रखना है, जो सेम टर्म होता है यानी लाइक टर्म, यानी x जो है x एक तरफ होना चाहिए, और नंबर जो है नंबर को दूसरे तरफ भेज देना चाहिए। तो ये 3 को जब हम वहां पे भेजेंगे तो याद रखना, कोई एक साइड से जब वो दूसरा साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। इस नंबर का साइन है 3 प्लस, तो ये वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो ये वहां जाता तो प्लस हो जाता। क्लियर है? क्लियर है अब? सो x इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3 है, तो 3 का साइन है माइनस तो माइनस रहेगा। अब आपको पता है प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 3 माइनस 1 जो है वो हो गया 2, यानी x का वैल्यू -2 होगा। समझ आया? समझ आया?
अच्छा से समझना है, ये चीज आप लोगों को क्लास 8, 9 और 10 सब में मिलेगा, तो इसीलिए अच्छा से समझना है। अब याद रखना, जो भी x का वैल्यू मिला है, इस चीज को अगर ये आपका इक्वेशन था, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको RHS मिलना चाहिए। यानी हम लोग चेकिंग करते हैं कि हमारा जो आंसर निकला है वो सही है कि नहीं। तो x का वैल्यू -2 है, यानी ये होता है LHS। तो हम लिख लेते हैं LHS कितना है, x + 3। ठीक है, LHS तो x + 3 था, है कि नहीं। ये LHS है, ये LHS है और ये RHS है, समझ आया। तो LHS है x + 3, तो हमने लिख दिया x का वैल्यू तो अभी अभी निकाला -2, तो x के जगह में हम -2 पुट कर देंगे +3। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखो RHS = RHS क्या है, RHS क्या था, RHS क्या है, इस क्वेश्चन में RHS क्या है, सोचो खुद से। 1 है, तो RHS 1 है। अब देखो LHS आपका निकला 1, RHS भी है 1, यानी हाँ x का वैल्यू -2 जो है वो सही है। समझ आया। अभी और क्वेश्चन देता हूं। सपोज मान लो आपके पास है x - 2 = 3, इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बोल रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको पता है x - 3 दिया हुआ है, तो हमको पता है नंबर को एक तरफ लेकर जाना है। तो नंबर को जब एक तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये x यहीं पे रह जाएगा, ये नंबर उधर जाएगा, तो ये जब उधर जाएगा तो इक्वल है, इक्वल के बाद 3 ऑलरेडी है, ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, अदर्स +2 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, इसका साइन माइनस था, ये उधर गया +2 हो गया, यानी x का वैल्यू जो है ये 5 हो जाएगा, दोनों प्लस में तो प्लस हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज मान लो आपके पास है 2x -1 = 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन है 2x - 1 = 3। तो ये तो नंबर के साथ है, कोफिशिएंट के साथ को मतलब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, ये नहीं जाएगा अभी, पहले नंबर जाता है। ठीक है, तो ये नंबर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा 2x = ये 1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा 3, यहाँ ऑलरेडी 3 है, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो अब ये हो गया आपके पास 2x = 4। अब 2x = 4 हुआ। अब याद रखना, अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई चीज इंटू होता है, अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई चीज इंटू होता है, तो वो चीज वहां जाने के बाद, ये सब दिमाग में याद रखना है, अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ इंटू होता है तो वो दूसरा साइड जाकर डिवाइड हो जाता है, यानी ये हो जाएगा x = 4/2। समझ आया। जब कभी भी कोई भी नंबर x के साथ इंटू में रहेगा या y के साथ इंटू में रहेगा, यानी वेरिएबल के साथ इंटू में रहेगा, अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ इंटू में रहता है तो वो चीज वहां पे जाके डिवाइड हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है। समझ आया, ये याद रखना है। समझ में आया। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करें, ये 2 और 4 तो कैंसिल होता है, तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी आपका आंसर हो गया 2। क्लियर। अब मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीका का फिर से देता हूं, देखते हैं क्या होता है।
इस बार ले लिया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 6। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, सोचो। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपना दिमाग में सोचो क्या लिखे। नेक्स्ट स्टेप अपने से सोचो। तो हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 6, और ये 1 जो है ये प्लस में तो उधर जाएगा तो -1। तो हमारे पास बच गया 3x इक्वल्स टू 5। अब हमने अभी अभी सीखा कि अगर यहाँ पे कोई चीज इनटू में होता है वेरिएबल के साथ, तो वो वहां जाने से क्या हो जाता है, ये वहां जाने से क्या हो जाता है, ये 3 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये डिवाइड हो गया। अब देखो 3 और 5 नहीं कटेगा, यानी आपका x का वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू है वो 5/3 रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बेसिक चीज पता होना चाहिए, जब बेसिक चीज पता होगा तो ही सही होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास है 5x इक्वल्स टू 25। 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 25। यहां पे कोई नंबर है, सिर्फ नंबर है, सिर्फ अकेला नंबर कोई है, मतलब x के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए, सिंगल नंबर। जैसे कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 था। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है? नहीं है। तो यानी यहां से कोई भी नंबर वहां नहीं जाने वाला माइनस या प्लस होने के लिए। तो अभी आपको पता ये इनटू में है, तो इनटू में होने से ये 5 वहां जाकर क्या होगा, 5 वहां पे जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी ये 25/5। इसको अगर हम काटे तो 5 1 जा 5 5 जा, यानी x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 5। समझ आया? अब मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर है m/3 इक्वल्स टू 2। इस तरीका का नंबर है m/3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखो ऊपर में तो कोई प्लस माइनस का चीज है नहीं, तो ये नंबर कोई भी वहां पे प्लस माइनस के लिए नहीं जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है वेरिएबल के साथ, अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में होता है वेरिएबल के साथ, तो वो वहां जाकर डिवाइड होता है। लेकिन अगर कोई चीज वेरिएबल के साथ डिवाइड में हो, तो वो चीज वहां ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। समझ आया? समझ आया? तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 2 into 3, यानी m इक्वल्स टू 2 3 जा 6। समझ आया? अब मान लेते हैं अगला क्वेश्चन। मान लेते हैं कि आपके पास है y/2 इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये है। तो अभी इसको कैसे करेंगे? अगेन देख सकते हो कि ये एक नंबर है, इसके साथ कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है तो कोई भी चीज वहां नहीं जाने वाला। अब देख सकते हो ये वेरिएबल के साथ ये क्या है, डिवाइड में है, तो वो वहां जाने से क्या होगा, ये नंबर जो है वहां जाने से क्या होगा, दिमाग में सोचो। अभी अभी मैंने बताया ना, ये 2 जो है यहाँ इंटू हो जाएगा, यानी -3 into 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस, जो है माइनस तो रहेगा ही, इनटू में हम लोग देखते हैं, मैंने पहले भी सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास माइनस होता है तो हमको देखना है कि कितना माइनस है।
अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस होता है, यानी आपके पास क्वेश्चन में अगर एक माइनस है तो आंसर में माइनस ही रहेगा। अगर मान लो 2 माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर 3 माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। मैंने पहले भी सिखाया था। यानी 1 जो है ऑड है, 3 जो है वो भी ऑड है। अगर 5 माइनस होगा तो उसमें भी माइनस ही रहेगा। समझ आया? मैंने चैप्टर 1 में सिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे y का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा, एक माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6। कोई डाउट? ओके। अब मैं मान लो कि क्वेश्चन देता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है। हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने सीख लिया कि अगर कोई नंबर यहाँ पे रहता है तो वो वहां जाता है। वहां जाने से क्या होता है? जब कभी भी कोई भी नंबर यहाँ से वहां जाता है तो क्या होता है? जब कभी भी कोई भी नंबर यहाँ से वहां जाता है तो क्या होता है? सोचो क्या होता है? साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है। यानी ये प्लस है तो वो वहां जाएगा तो माइनस होगा। यानी x इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा, यानी 0 माइनस 3। 0 लिखने का कोई मतलब है? 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। यानी x का वैल्यू -3 होगा। ठीक है, x का वैल्यू -3 होगा। अब देखो हमारे पास x का वैल्यू -3 निकला, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू कितना है? 3 है। क्या ये सही है? नो, यानी ये गलत है। अब आप लोग अपना एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज 4.1 में आओ। ठीक है, 4.1 में देखो आपको एक टेबल दिया हुआ है। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का लास्ट कॉलम को आपको फिलअप करना है। पहला कॉलम में दिया हुआ है सीरियल नंबर, दूसरा में इक्वेशन, तीसरा में वैल्यू, यानी उसका वैल्यू क्या होगा, और चौथा वाला में दिया हुआ है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा तरीका देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पहला इक्वेशन में देखो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो सिंपल सा चीज है, आप इसको एक काम करो, आप ऐसा मैंने जैसे सिखाया वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो। जैसे कि आपके पास दिया हुआ x प्लस 3 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है x का? क्वेश्चन में देखो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। वैल्यू में देखो x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू निकलेगा 3, यानी x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इक्वेशन में x के जगह में 3 ले लो। ठीक है, x के जगह में 3 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 होगा कि नहीं? x के जगह में अगर हम लोग 3 ले ले तो 3 प्लस 3 होगा कि नहीं? सो 3 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है। राइट हैंड साइड में कितना है? राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू दिया हुआ है? देखो इक्वेशन में 0। तो क्या 6 और 0 इक्वल होता है? नहीं होता है। यही तो हम लोग छोटा से पढ़ के आए हैं ना कि LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे LHS जो है 6 निकल रहा है, RHS 0 निकल रहा है, यानी ये गलत है। तो आंसर होगा नो। समझ आया?
यानी आप वहां पे लास्ट वाला कॉलम जो है फोर्थ कॉलम उसमें लिखोगे नो, खत्म। नंबर 2, वैसे ही अभी x का वैल्यू नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वैल्यू 0 दिया हुआ है। थर्ड कॉलम देखो, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपका जो इक्वेशन है, समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा ना, कंफ्यूजन हो रहा है? अगर कंफ्यूजन है तो मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये अभी क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्चुअली में मैंने 1 ही करके दिखाया था, अभी नंबर 2 दिखा रहा हूं, ठीक है। सो नंबर 2 में क्या बोला है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x का वैल्यू दिया हुआ है 0, यानी x का वैल्यू 0 है, यानी ये 0 को, x का वैल्यू 0 है, यानी x में अगर हम लोग 0 पुट करें, तो x में अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस 3 हो गया। 0 प्लस 3 कितना होता है, 0 प्लस 3 कितना होता है, 0 प्लस 3 3 होता है। लेकिन RHS में क्या है, 0 है, यहाँ पे भी RHS में 0 है, तो क्या 3 और 0 सेम है, 3 और 0 क्या सेम होता है, ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा ना। मैं बोलूंगा 3 और 0 इक्वल है, तो क्या ये जरूर इक्वल होता है, नहीं, नॉट इक्वल। यानी सेकंड वाला का जो आंसर होगा वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो होगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नो होगा, ये भी, ये लिखो नो। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारा करो, तो मैंने जैसे सिखाया वैसे करो और देखो क्या आंसर आता है।